बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएँ और डिले टैक्टिक्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने CCI की तरफ से जो मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई थी उस पर उन्होंने ये कहा कि 2 मुंतखब वज़राए आला उसमें मौजूद नहीं थे, निगरान वज़राए आला थे, तो उसकी कानूनी हैसियत के ऊपर सवाल उठते हैं, तो इस ज़िमन में हम कानूनी चाराजोई करेंगे। तीसरी बात उन्होंने ये की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो 6 मगोइयाँ चल रही हैं, हमारे जो कायद हैं वो चेयरमैन PTI ही रहेंगे, कोर कमेटी उनके डेजिग्नेशन की हिफाजत करेगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि PTI के अंदरूनी खलफशार की जो बातें फैल रही हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। इसके बाद वो घर गए और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें हिरासत में ले लिया और FIA हेडक्वार्टर्स उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। खबर ये आई कि उन्हें साइफ़र के मामले के ऊपर गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले वो 2 बार साइफ़र के मामले के ऊपर FIA हेडक्वार्टर्स के अंदर पेश हुए और वहाँ पर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन कुछ ही दिन पहले साइफ़र के मामले पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है जिसमें चेयरमैन PTI को भी नामजद किया गया है। अब इस मामले पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे तो उन बातों के ऊपर कि गैर मुल्की सफ़ारा के साथ मीटिंग हुई, तो उन्होंने ये बताया कि ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर्स जो हैं उन्होंने हमें नाश्ते के ऊपर बुलाया था जहाँ पे दीगर सफ़ारा भी मौजूद थे। वहाँ पर बातें ये हुई हैं इलेक्शन के इनकाद के हवाले से, दहशतगर्दी की हालिया सूरत हाल के हवाले से हमने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, लेकिन वहाँ पर चेयरमैन PTI की रिहाई और साइफ़र के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद जो अगला मंजरनामा है उस पर बात की जाएगी और कुली तौर पे सियासी मंजरनामे पर बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी पे ऊपर बात तो ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आप क्या देख रहे हैं कि ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो कल लंदन रवाना होंगे, वहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में क्या बातें होने के इम्कान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यहाँ से 2 चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं कि मैं आपको एक ख़बर दूँ। सबसे पहले आज लाहौर में खुर्शीद कसूरी साहब के घर में एक आज थिंक टैंक बैठा था, बड़े अहम तरीन सियासी तजियाकार लोग बैठे थे और उसमें ये बात आज हुई कि अगर तो इलेक्शन की शफाफियत और अगर चाहते हैं कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, जब इलेक्शन हो रहे हैं, वो इलेक्शन तमाम सियासी जमातें माने, तो उसके लिए तमाम सियासी क़यादत को डायलॉग करने होंगे और उसके लिए तमाम के तमाम लोगों को उसमें शामिल होना होगा। अगर किसी एक को आप साइड पे करके इलेक्शन करवाते हैं तो उस इलेक्शन की शफाफियत और फिर उस इलेक्शन को मानेगा कोई नहीं। एक तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और ये बड़ी अहम मीटिंग थी जिसमें बैठने वाले तमाम के तमाम लोग जो थे वो बड़े सीनियर्स लोग थे और जो पाकिस्तान की सियासत में अपना रोल भी अदा करते हैं। वो कुछ तजियाकार भी हैं, उनमें कुछ सियासतदान भी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे, हर किस्म के लोग उस पर मौजूद थे। दूसरी बात है, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब से कुछ लोगों की मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप मिल के आए हैं, मैंने आपकी तस्वीर देखी है, तो उन्होंने बड़ी डिटेल चीज़ें बताई। लेकिन मैं आपको चंद एक चीज़ें बड़ा क्लियर कर दूँ। शहबाज शरीफ साहब जो है वो तो ये कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब से बाकायदा शेड्यूल लेने जा रहा हूँ कि आपकी वापसी का शेड्यूल क्या है, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के बगैर मुस्लिम लीग नून के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पास इलेक्शन में ले जाने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उनकी वापसी के बाद भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, लेकिन उनकी वापसी कम से कम इन शहबाज शरीफ व बाकी लोगों से शायद कुछ बेहतर हो जाए। उनसे किसी ने सवाल किया कि जी आप इक़्तिदार से बाहर निकल के बड़े खुश हैं और बड़ा हैप्पी हैं, तो उन्होंने कहा हम इसलिए हैप्पी हैं कि अब महंगाई का मज़ीद बड़ा तूफ़ान आएगा, अब हमें गालियाँ नहीं पड़ेंगी, गालियाँ पड़ेंगी निगरान सेटअप को, बददुआएं पड़ेंगी निगरान सेटअप को, इसलिए हम थोड़ा सा निकल के बड़े हैं, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, जो आए हैं इनके पास भी देने के लिए कुछ नहीं है, तो अब लोगों की नज़र उधर जाएगी। ये वो चले वो तो लोगों की जाएगी, लेकिन इनका मौक़िफ़ क्या होगा? ये तो निगरान काबीना के ऊपर बात कहते हैं जी हम अब अपना एक मौक़िफ़ ये बनाएंगे, ये बनाने की कोशिश करेंगे कि जनाब
हम आने वाले वक्त में अपने हालात को बहुत, इस मुल्क के हालात को बहुत बेहतर कर देंगे, जिस तरह 1.5 साल में किया है। जिस तरह 1.5 साल में लोगों को रोटी मुश्किल बना दी लोगों के लिए, जिस तरह पिछले 1.5 साल में आदमी के लिए तलीम मुश्किल बना दी, जिस तरह पिछले 1.5 साल में आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी जीरन कर दी, जिस तरह पिछले 1.5 साल में सियासी गिरफ्तारियों की एक लंबी लाइन लगा दी, जिस तरह पिछले 1.5 साल में सहाफ़ती गिरफ्तारियों की एक लंबी लाइन लगा दी, जिस तरह पिछले 1.5 साल में आम आदमी से उसका रोज़गार छीन लिया, जिस तरह पिछले 1.5 साल में आदमी जो आम शख्स जो है उसकी ज़िंदगी इतनी जीरन कर दी कि अब वो ना जीता है ना मरता है। सफ़ेद पोस्ट डिफ़ॉल्ट हो गया, मुकम्मल मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, सफ़ेद पोस्ट आदमी जो है मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट हो गया। पिछले 1.5 साल के अंदर इंडस्ट्री तबाह होकर रहेगी। पिछले 1.5 साल के अंदर पेट्रोल की कीमत इंतहाई बुलंदी पे चलेगी। पिछले 1.5 साल के अंदर डॉलर जो है उसने कई सेंचुरियाँ मुकम्मल कर ली। पिछले 1.5 साल के अंदर बिजनेसमैन चीखता चिल्लाता रोता रहा। पिछले 1.5 साल के अंदर मजदूर मजदूरी को तरसता रहा। पिछले 1.5 साल के अंदर मेडिसन मिलना महाल हो गई। पिछले 1.5 साल के अंदर आपके मुल्क के अंदर कानून का मजाक बन गया, आइन को बार बार तोड़ा गया, आइन को बार बार रोंदा गया। इलेक्शन के मामले पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार रखी। बिल्कुल हुकूमत ऐसे बन गई जिस तरह कि इंतकामी हुकूमत होती है पिछले 1.5 साल में। तो इसलिए वो अब अगले वक्त में भी समझते हैं कि शायद अवाम भूल जाए, शायद अवाम उसी तरह अवाम को हम पागल करार दे दे जिस तरह एक कांस्टेबल को पागल करार दिया था और उसके बाद अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट ले ले। लेकिन यासर अब ऐसा नहीं होगा। अगर इंतखाबात को साफ़ और शफाफ बनाना है, अगर इंतखाबात के बाद 5 साल का अरसा निकालना है, तो फिर इन सब को मिलकर एक चीज़ करनी होगी, वो है कि एक डॉक्यूमेंट्स पे इकट्ठा होना होगा कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो और तमाम के तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका मिले। लेकिन ये नून लीग जो है वो किसी और चक्कर में है, नून लीग मामलात जो है वो किसी और चक्कर में है। अब वो बड़े हैप्पी हैं कि वो समझते हैं कि अब सारा बोझ हमसे उतर गया है। आज आपको पता ना, आज जो सूरत हाल है, आज जो एक तूफ़ान नया आ गया यासर, वो लोग जो लाइनों में लग के यूटिलिटी स्टोर से आटा खरीदते थे, आज उस पर सब्सिडी भी ख़त्म हो गई है। अब तो आने वाले दिन में जो होगा, रोटी मिलना भी नायाब होगी, रोटी खाना भी नायाब होगी, पानी पीना भी नायाब होगा, हर चीज़ नायाब होगी। अब तो वही हालात होंगे कि ना जिए ना मरे, तो किस तरफ जाए। हुक्मरान शायद बहुत मौजें कर रहे हैं, हुक्मरान सब कुछ कर रहे हो। मुझे बताएं ना कि जिस मुल्क के ये निगरान सेटअप जो आया है, निगरान सेटअप का काम है साफ शफाफ इलेक्शन कराना। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को कहना, आइन के तहत उन चीज़ों को करना। और जब ये कहना शुरू कर दें कि जनाब इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, हमारा तो इसमें अमल दखल कोई नहीं, क्यों नहीं अमल दखल? आप आइन को पढ़ें, आपका अमल दखल है। आप उसे कहें कि जनाब ये 90 दिन का टाइम है, 90 दिन से 91 दिन होंगे, 91 डेज होंगे, तो हम छोड़ देंगे इक़्तिदार को, इसलिए कि हम आइन के पाबंद हैं, हम कानून के पाबंद हैं। तो अगर आप आइन के तहत निगरान सेटअप आए तो आइन के तहत उन्हें काम करना होगा ना। लेकिन नहीं है। इस मुल्क पे जिसको इक़्तिदार मिलता वो कहता है या अल्लाह ऐसा करे कि वो है ना गलियां हो या सोनियाँ विजय मिर्ज़ा यार फिरे, तो ये भी कहते हैं सब कुछ ख़त्म हो जाए, हम ही रह जाए, हमें ये सब कुछ, हमें सब कुछ मिल जाए। तो ये सारा कुछ हो रहा है यासर साहब। तो इस तरह आपने जाना। अब आपको एक और ख़बर दे दूँ। अच्छा राना साहब, वो आपकी खबर के ऊपर मैं आता हूँ। कुछ क़यास आराइयाँ चल रही हैं। वो क़यास आराइयाँ ये हैं कि अगले सेटअप के लिए 3 पार्टी सरबराहान, एक शरीक चेयरमैन है और 2 सरबराहान है, उनको माइनस कर दिया जाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी को भी अब माइनस करके काम नहीं चलेगा। किसी को मेरी ये बात अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, चाहे माइनस आप कहें कि नवाज शरीफ हो जाए, चाहे आप कहें कि चेयरमैन पीटीआई माइनस हो जाए, चाहे आप कहें कि शाह महमूद कुरैशी हो जाए, चाहे आप कहें कि आसफ अली जरदारी हो जाए, चाहे आप कहें कि फलाह हो जाए, किसी को भी अब माइनस करके गुजारा नहीं होगा। जो सियासी जमातें ज़मीन हकीकत में मौजूद हैं, जिनका वोट बैंक है, आप कहें कि उनकी क़यादतों को माइनस करके आप पाकिस्तान के अंदर एक साफ शफाफ इंतखाबात करा सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। आप ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा, आने वाले हालात आपको बता देंगे। आप मुझे एक बात बताएं, निगरान सेटअप में ये एक बड़ा सवालिया निशान है। पहले हम इल्ज़ाम लगाते थे, हम का मतलब है कि तमाम सहाफ़ी और वो लोग कहते थे ये फ़लाँ काम फ़लाँ ने किया, फ़लाँ की हुकूमत है। अब जो हो रहा है वो निगरान सेटअप पे पा रहा है। निगरान सेटअप को भी इस बात को सोचना होगा
देखना होगा। हाँ, जो जुर्म करता है सजा दें। मैं पहले दिन से इस बात पे कायल हूं, जो पाकिस्तान के खिलाफ है बिल्कुल ना उसे माफ करें। जिसने पाकिस्तान के अंदर बैठ के मेरे कौमी अदारों पे बकवास करनी है, उनके खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करनी है जिस तरह हुई है, तो फिर उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तंजीम से तल्लुक़ रखते हों। मुझे बताया जाए वो कहां से आते हैं, किस तरह उन्हें दाखिल होने दिया जाता है, किस तरह वो बोलते हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, चाहे वो किसी भी तंजीम से हो, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, नहीं माफ़ी देनी चाहिए। सबसे पहले मेरा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जो सरहदों में खड़े होकर जामे शहादत नोश करते हैं, हमें सुख की नींद देते हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, उनके खिलाफ बकवास करने वाले, बोलने वालों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए भी सबको मौका मिलना चाहिए। एक तो आपको बता दूं यासर साहब, इलेक्शन फरवरी के तीसरे हफ्ते में होंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ। होंगे? हाँ जी, इलेक्शन होंगे फरवरी के तीसरे हफ्ते में। ये कंफर्म है जी? मेरी आप बहुत नोट कर लीजिए। अगर आगे निकलते हैं तो मैं कह रहा हूँ, आप ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। मैंने याद करें कहा था कि 20 फरवरी क्योंकि अभी तक कोई तारीख नहीं दे रहा, कोई मैंने कहा था कि 20 फरवरी से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। ये इलेक्शन फरवरी से आगे नहीं जाएंगे। कोई कोशिश करके देख ले, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, अच्छा, आपको फरवरी क्यों लगता है? IMF की वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट पूरा हो रहा है, इसलिए लगता है मुल्क के सियासी हालात इस कदर मजबूरी पैदा कर देंगे कि इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सवाए मुस्लिम लीग नून के कोई एक सियासी जमात बता दे जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने के लिए जोर नहीं डाल रहे। शीरी रहमान का आपने बयान सुन लिया? हाँ सर, पीपल्स पार्टी खुल के सामने आ गई। सर कई जमातें हैं, कई, और जमीयत उलमा इस्लाम का सुन लिया? नहीं, कई जमातें हैं जो कहती हैं कि अभी नहीं करवाएं। कौन सी जमातें? चले नाम। PTI पार्लियामेंटेरियंस। यार जमात तो ना कहीं यार, पता नहीं यासर साहब, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। IPP पता नहीं यार, फिर यार अभी वो जमातें बंद तो जाएं। क्या बात कर रहे हैं यार साहब? मुझे तो अफसोस हो रहा है। जलसा किया आज यार? जलसा किया? क्या जलसा किया मुझे बता देना। 20,000 बंदा अगर PTI के गढ़ में से आप गिनती करने गए थे वहां पे, आज आप तो इस तरह लगे जैसे आप किसी अदारे का रोल अदा कर रहे हैं, किसी उस अदारे का जो गिनती करके पूरी देता है। मुझे ये बताइए, ये 20,000 लोग हैं, ये जलसा देखे ना, ये 20,000 लोग हैं। साबिक वज़ीर आला KPK वहां पे मौजूद है, KPK के 2 साबिक वज़ीर आला वहां पे मौजूद है, पूरी कुव्वत आपने लगा दी है। आप एक उस जगह पे जलसा कर रहे हैं जिस हल्के के अंदर 3 लाख से ज्यादा वोट है। चले मुझे दिखाएं जरा कितने लोग हैं, दिखाएं ना। 20,000 का मतलब होता है जनाब कि आपकी गर्दन थक जाती है और आपकी गर्दन इस तरह होती है और दूर दूर तक लोग नजर आते हैं। क्या वो लोग हैं? आप मुझे इस पूरे जलसे में कोई एक PTI के अगर 2-3 लाख अवाम का जलसा हो जाता है सर, 20,000 उनके वहां से निकालना फिर भी बहुत बड़ी बात। मुझे 20,000 दिखाएं ना यार, आप क्यों इस बात पे जिद कर रहे हैं? 10,000 पर चले 10,000 हो गया, मान लिए। मान लिया, ये ठीक है। दरमियानी चले मैंने आपकी बात 20,000 मान ली, मैंने आपकी बात 20,000 मान ली। आप पूरे पाकिस्तान से आपने जोर लगा दिया, सारा कुछ कर दिया है, आपने कह दिया कि बड़ा कुछ हो गया, झंडा भी आपने एक नया ले आए हैं, सारा कुछ हो गया है। आप सारा कुछ लाने के बाद आप 20,000 बंदे बकौल आपके, मेरे बकौल जो है, चले मैं कल के प्रोग्राम में आपको वो सरकारी जो अदाद-ओ-शुमार भी दे दूंगा। इसलिए सरकारी अदाद-ओ-शुमार दूंगा क्योंकि PTV ने भी दिखाया है ना, PTV ने भी इस प्रोग्राम को दिखाया है, एक सरकारी टीवी चैनल ने, चले लगा ले, सरकारी टीवी चैनल ने भी इसको दिखाया है। आप कहते हैं कि वो जमात नहीं है, सरकारी टीवी चैनल दिखा रहा है, अभी वो जमात नहीं है। हाँ, तो ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूं वो जमात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं वो जमात नहीं है। फिर आप समझ लेना वो कितनी बड़ी जमात है जिसको सरकारी जमात दिखाते हैं, जिसका चीजें होती हैं। मुझे बताएं, यही जमात थी, यही लोग थे। एक मिनट यासर साहब, 2 हफ्ते पहले KPK में 2 इलेक्शन हुए हैं, पेशावर में इलेक्शन हुआ है, हवेलिया में इलेक्शन हुआ है। जीती कौन सी जमात है आपको नहीं पता? उस वक्त यही वजीर थे, यही वजीर आला थे जब 4थे नंबर पे थे। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो टाइम मांग रहे। टाइम कितना टाइम मांग लेंगे? वो जो टाइम मांग रहे हैं मेरा ख्याल है उन्हीं के लिए टाइम है, लेकिन शायद उनके पास उसके बाद। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं ये बात मान रहा हूँ। मुझे तो ये भी बताया कि गैर मुल्की सफरा जो है, सफ़ीर जो हैं, उनके साथ जब इनकी मुलाकात होती है ये नई बनने वाली जमातों की, वहाँ पे भी यही बात डिस्कस होती है कि जनाब फरवरी का तीसरा हफ्ता है। ये PTI वाली मीटिंग में क्या हुआ है?
कुरैशी साहब वाली बिल्कुल कुछ नहीं हुआ जी। वो भी तो गैर मुल्की सफरा से हुई ना सबसे, वो भी तो गैर मुल्की सफरा से हुई ना। नहीं, वो जो हुई है उसमें हुई है, बिल्कुल ही देखें, क्या मिलना नहीं चाहिए। नहीं, उस पर क्या ये बातचीत रिहाई वाली या साइफर के मामले वाली हुई? मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात मैं बड़ा क्लियर आपको बता दूं, ये साइफर, रिहाई या दीगर बातें ये 1 मिनट से पहले ट्रैवल कर जाती हैं, ना कोई ऐसी बात हुई है। सियासी तौर पर मिलना हर जमात का हक है, वो मिलती हैं। एक बात तो आप माने ना कि लोग कहते थे, ये जो आपको बहुत से चेहरे नज़र आते हैं, लोग कहते थे जनाब ये बंदा गिरफ़्तार हुआ तो जनाब ये एक रात नहीं निकाल सकता चूँकि इसे फ़लाँ चीज़ चाहिए होती। वो कई रातें निकाल गया, कई रातें निकालने के लिए तैयार बैठा है, कई जगहों पे वो अपनी सज़ा को लंबा करने के लिए भी तैयार बैठा है, वो लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार बैठा है। तो मुझे बताएं फिर गलत कौन हुआ, ठीक कौन हुआ? या सर अब ना आपको आज मैं एक बात बता दूं, इस वक्त वो तमाम सियासी जमातें जो इक़्तिदार में रही हैं 1.5 साल और वो सियासी जमातें जो इस वक्त बन रही हैं, इनके लिए सबसे बड़ी अपोजिशन महंगाई है, इनके लिए सबसे बड़ी अपोजिशन आने वाले बिजली के बिल है। इस महीने मुझे मेरे मोबाइल पे एक बंदे ने बिल भेजा, मैं नहीं जानता वो कौन है, उसने कहा जी हम तो आपके लोगों का प्रोग्राम देखते हैं, मुझे ये बता दें कि ये जो बिल है इसको मैं किस तरह अदा करूं? बिल अदा करूं, बच्चों को तालीम दिलाऊं, घर का किराया दूं, खाने पीने की अशिया लाऊं, क्या करूं? ये अगस्त का बिल है, सॉरी पिछला बिल है, अभी बिल अगस्त के आने हैं और जब ये बिल आने हैं तो लोगों की चीखें निकल जानी है। फ्यूल प्राइस सुनने में आया है कि जनाब फ्यूल प्राइस, उसके अलावा आप सुनने में आया है कि बिजली की कीमत मजीद बढ़ रही है, बढ़ गई है सर, बढ़ गई है, बढ़ गई है, फी यूनिट कीमत बढ़ गई है। वो उसको छोड़िए, अभी आपको मुबारक हो, फिर आपको बहुत मुबारक हो, मेरा सर, आप तो गुन गाते हैं, आपको मुबारक हो। मैंने चाहे अवाम ठट्ठे घूमे, मैंने खंबे पे, चाहे अवाम जहां मर्जी, चाहे अवाम जाके अवाम भूखी मरे, जो मर्जी हो जाए, उन लोगों को मुबारक हो भाई जो अदा कर सकते हैं बिल। कभी सोचे उस इंडस्ट्री वाले का जिसके इंडस्ट्री का बिल ज्यादा आएगा, वो चीजें उसको मजबूरन महंगी करनी पड़ेंगी। अगर उसने इंडस्ट्री चलानी है तो महंगी चीजें महंगी जब बाजार में जाएंगी खरीदनी पड़ेंगी। खरीदने के लिए क्या क्या बिकेगा? घर का सामान बिकेगा, क्या बिकेगा? फिर आप सोचे, फिर क्राइम की रेशो बढ़ेगी, फिर लोग भूख से मरेंगे, लोग नंग से मरेंगे, लोग जो है उनके बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे। आपको मैं एक बताऊं, ज़रा जाके चेक तो करें कितने तलीमी अदारे हैं जहां से लोगों ने अपने बच्चे उठा लिए हैं, पढ़ा नहीं रहे। कितने तलीमी इदारे ऐसे हैं, जाके चेक किया करें कि क्या हालात है। भाई ये मौजूदा बात यह है कि ये जो मौजूदा निगरान सेटअप आया है, ये जवाब देना, अब तो जवाब लेना निगरान सेटअप से। इनको हफ्ता हुआ जो पहले नहीं, एक हफ्ते में जो इन्होंने महंगाई कर दी है उसका कौन जवाब देगा? मैं इससे पहले भी जो गुजर के गए हैं उनसे जरा पूछ लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद साबिक़ वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। क्या इंतखाबात डेट से होने में जो सियासी इस्तेहकाम है वो रह पाएगा या नहीं, ये भी सवाल है कि क्या अभी सियासी इस्तेहकाम है या नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें की जा रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड किसके जहन की इख्तरा है और लेवल प्लेइंग फील्ड में किसके नज़दीक क्या मंजरनामा होना चाहिए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाई दे। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसको क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिस हद तक महंगाई में इजाफा हो चुका है या जिस तरीके से रोज़ बरोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है, हमें आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा और इलेक्शन लड़ने के लिए किसके पास क्या नैरेटिव होगा, इसी बारे में बात करते हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे तो बात करेंगे, लेकिन मियाँ साहब की वापसी के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब ज़ीरो रिस्क होगा वो तब आएंगे, कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़ीरो रिस्क हो चुका वो आ रहे हैं। तो उनकी वापसी कब तक मुतवक्के है और उनकी वापसी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या नया नैरेटिव लेके आएगी?
देखें यासर साहब जो मियां साहब की वापसी है वो बाहर कहा है कि वो इलेक्शन से पहले आएंगे और वो इलेक्शन को लीड करेंगे, इलेक्शन कंपेन चलाएंगे PMLN की। और बाकी आप सवाल पूछते हैं, कुछ जवाब आ जाते हैं आपको। रिस्क का आपने पूछा, किसी ने अपने हिसाब से जवाब दे दिया। रिस्क पहले भी वो जेलों में रहे हैं, पहले भी उन्होंने जलावतनियाँ काटी, और ये कि नई बात नहीं, वो अटक में भी रहे हैं, वो डांडी में भी रहे हैं, वो कोल्डाकोट में भी रहे हैं, अडयाला में भी रहे हैं। देखिए मियां साहब की जो हिस्ट्री है पॉलिटिकल या उनकी स्ट्रगल, उसके लिए जो जो उन्होंने लाइन काटी हैं वो सबके सामने है। वो जलावतनी में भी रहे हैं, चाहे जद्दा हो या लंदन। तो कहने का मकसद है कि उनके लिए ये कोई कानून को, अदालतों को फेस करना कोई ऐसा मसला नहीं है। वो आएंगे और जो भी कानून के मुताबिक उनको वो से गुजरना पड़ा गुजरेंगे, और इलेक्शन से पहले आएंगे। अच्छा नैरेटिव की बात, जी जी जी, ये इसी नैरेटिव की बात, नैरेटिव तो हमारा सिलसिला अब कभी कोई खत्म भी नहीं हुआ। मियां साहब की एक जो पॉलिटिकल थिंकिंग है या फिलॉसफी है या उनका सोच है, वो किसी ढकी छुपी नहीं, वो डेकेड से है कि वोट को इज्जत दो या सिविलियन सुप्रीमेसी या सारा सिलसिला। बाकी उनकी खिदमत का वोट है, उनकी जो पाकिस्तान को उन्होंने एक बनाया है, आज का जो पाकिस्तान है उसके आप देखेंगे तो हर जगह जितने भी गवर्नमेंट साइड पे आपको नजर आएंगे 90% उम्मीद है, चाहे वो पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, चाहे हाईवेज हों, मोटरवेज हों, डैम्स हों, बिजली कारखाने हों। इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी की है, खुशहाली भी की है जब उनका दौर था 13 से 18 तक। तो ये उनके क्रेडिट में चीजें जाती हैं। लोग उनके वोट उनका है, वोट लोग उनको देंगे इलेक्शन में इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, एक तो ये बता दें, मुझे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये बता दें कि इलेक्शन आपको कब होते नज़र आ रहे हैं, और दूसरा शाहिद हकान अब्बासी साहब ने कहा है एक TV चैनल पे, आपने भी सुना होगा, चले मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जब आखिरी दिन बिल पास हो रहे थे तो ये बात सुनने में आई और पता चला मुझे कि 5-5, 6-6 करोड़ रुपया अरकान असम्बली को दिया गया ताकि बिल पास कराने में कुछ चीख पुकार ना हो। नहीं देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कब होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो तो बड़ी बात है कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है, सेंसस नोटिफाई हो गया, डिजिटल सेंसस, तो उसके बाद एक ऑब्लिगेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल की लिमिटेशन हो, उसके लिए टाइम फ्रेम दिया है इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल दिया। लेकिन मैं तो उससे मुतमईन नहीं हूँ, 4 महीने का बहुत ज़्यादा है, ये 1.5-2 महीने भी हो सकता है। ये कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं है, मैं बताऊँ ये जल्दी हो सकता है। पर उन्होंने स्प्रेड ओवर किया है इसको 4 महीने से, तो उसके हिसाब से तो फरवरी में इलेक्शन जाता है, तो फरवरी इस वक्त तो नज़र आ रहा है। तो बाकी सिचुएशन जब भी नहीं आएगी उसको फेस करेंगे, देख लेंगे। लेकिन जो सामने चीज़ है, बाकी शाहिद खान अब्बासी साहब कुछ बातें करते रहे हैं, लेकिन ये विस्परिंग जरूर हुई है, तो बहुत सारी बातें करते हैं। उनका क्या बड़े अच्छे आदमी है, मैं उनका क्या जवाब दूँ। नहीं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन किससे पैसे दिए गए हैं? लेजिस्लेशन हुई है, स्विफ्टली लेजिस्लेशन हुई है। ये असेंबली का रिकॉर्ड है कि इसने बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन किया, और आखिरी दिनों में जो प्रोसेस हो रहे थे 6 महीने से, वो भी उसमें लेजिस्लेशन में थे। लेकिन कुछ बात होती है यूनिवर्सिटियों की, उसमें जो लेजिस्लेशन उनके मतलब हो गया, लेकिन वो एक यूनिवर्सिटी बता दें जिसकी लेजिस्लेशन कम्प्लीट हुई हो। मेरा स्टांस तो बड़ा क्लियर का था, एक 2-2 घंटे तकरीरें थी सैनेट में, सबको मैंने दिखाया, नहीं दिखाया कि भाई आप ये मैं नहीं करने दूंगा क्योंकि इसका प्रोसेस पूरा नहीं है। और अच्छा राना साहब, आप कहते हैं कि मैंने कहा, रज़ा रब्बानी साहब ने भी कहा, बहुत से इत्तेहादी भी कहते रहे, तो फिर ये किस तरफ से आती रही? क्योंकि अगर इसका कानूनी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो क्या आज़म नज़ीर तारड़ साहब को नहीं पता था या दीगर अफराद को नहीं पता था? ये किस तरीके से आई, और इतनी बल्क क्वांटिटी के अंदर जो कानून साजी हुई जिस पे आपके इत्तेहादियों ने भी एतराज़ किया लेकिन फिर भी आपने मंजूर करवाई, तो इशारा किस तरफ से था? नहीं, कोई मंजूर नहीं कराई। मेरी बात सुन लें, ये इसका प्रोसीजर ये था कि एक होता है सरकारी बिल, सरकारी कानून साजी, वो उसमें 1% एक भी नहीं है,
ये नोट उठा के देखें, ये होता है कि जब ट्यूसडे का एक दिन होता है नेशनल असेंबली में प्राइवेट मेंबर्स डे, और मंडे होता है उधर सेनेट में, तो वहाँ पे लेजिस्लेशन लाते हैं मेंबर्स और उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। तो जब ये मेंबर्स ने मूव किए प्राइवेट मेंबर्स डे पे, तो उसको इन्होंने सस्पेंड करके उधर नहीं भेजा स्टैंडिंग कमेटी को, तो इन्होंने पास कर दिए। पहले मैं बताऊं, मैं इधर मुल्क में था नहीं जिस दिन ये 25 यूनिवर्सिटी का पास हुआ है, तो उनको हमने सेनेट में जब गए वो बिल तो वहाँ ब्लॉक कर दिया। बिल को मैं रिकॉर्ड पे बात बता रहा हूँ, उनको ब्लॉक कर दिया वहाँ पे, और वो नहीं किसी जगह पे लेजिस्लेशन, ना वहाँ पे आजम मजीद तारन का तल्लुक है, ना किसी तादी का तल्लुक है। ये तो प्राइवेट मेंबर्स डे पे वो प्राइवेट मेंबर्स लाते हैं अपने अपने बिल, और उन्होंने जिसने भी स्पॉन्सर किया, जिन्होंने दिया, लेकिन वो ब्लॉक हो गई। ये थोड़ा सा लाइल्मी की जो बातें हैं ना, चाहे वो MNA हो चाहे सेनेटर, तो लाइल्मी में बातें करते हैं, उनको पता ही नहीं। शायद खान तो पहले असेंबली में आते ही नहीं है, उसको क्या पता क्या हुआ है। शोर पड़ा मीडिया में, ये सारा वही पे वो पिक करता है चीजें। तो 25 यूनिवर्सिटियों का, मैं तो उस वक्त मराको में था, ऑफिशियल फिगर से था, तो वहां पे मुझे पता चला शाम को, तो ये मुझे मेरे स्टाफ ने कहा ये आज यहाँ हुआ है, तो मैंने आगे तो ब्लॉक कर दिया। और मैंने वहाँ पे सेनेट में जमीन जोड़ा है लोगों का, 1 घंटा तकरीर किया, निकाले वहां से तकरीर। मैंने कहा खुदा के लिए आप ये क्या कर रहे हैं काम, आपको क्या हो गया? और बाद लोगों ने वापस लिया अपने बिल, जैसे पीर साबर शाह साहब भी थे, उन्होंने वापस लिया कि जी मैं इसके बाद वापस लेता हूँ। तो ये छोड़े उन्होंने, लेकिन कोई ऐसा नहीं, सारे वहाँ ब्लॉक हो गए, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है राना साहब जो आप बता रहे हैं, ये जो कि हम आपके कहने से ही हमें पता चला है कि ये ब्लॉक हो गए हैं, लेकिन जो शोर मचा हुआ था वो कुछ और था। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो ठीक बात है। बस उसका विशाल साहब का अपना एक स्टाइल है, वो कहते रहते हैं, छोड़े उनको, वो मैं किसी के मतलब आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा, अब वो कहें कि कुछ लोगों ने करोड़ों रुपया लिया और कुछ ने प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया, हम तो सर मानेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही मौक़िफ़ समझ के हम सुनेंगे। नहीं, उनके पास सबूत होगा, मेरे पास तो कोई नहीं है। लेकिन ये आए बिल मैंने ब्लॉक कर, मैंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे पहले दिन से माफिया से लड़ रहा हूँ, और माफिया में बहुत बड़े लोग हैं सारे, माफिया चाहे चीनी का हो, गंदम का हो, माफिया पाकिस्तान में माफियाज हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, माफिया माफिया माफिया। यहाँ तालीम में माफिया है, और तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है, और मैं उस पर कोई ज्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं 15-16 महीने लड़ा हूँ माफिया से, डटा हूँ, मेरे खिलाफ सोशल मीडिया इधर उधर सारा कुछ हुआ। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितनी लेजिस्लेशन मैंने की है HEC के मतलब, या उर्दू यूनिवर्सिटी तबाह कर दी है। किसने तबाह की है उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में? चांसलर है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसकी सरपरस्ती में वो तबाह हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं TV पे हूँ, ऑन एयर हूँ। और इसी तरह बाकी जो बिल मैंने रिफॉर्म करके भेजे, वो उसने आखिरी दिन जब हम निकल रहे थे तो उनको वापस कर दिया। तो ये मैं कहता हूँ कोई एक माफिया है वहाँ पे, ये तो तबाही हुई है। मैं तो चीख के मार गया हूँ, लेकिन मैंने कोई किसी की परवाह नहीं। मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने किया, लड़ा हूँ, और मैं लड़ते मैं कुछ करके आया हूँ। जो मैंने किया वो 40 साल में नहीं हुआ एजुकेशन में। मैंने वो सारे जो ऐसी यूनिवर्सिटियाँ में ब्लॉक किया मैंने। अच्छा राना साहब, आपकी हुकूमत चले गई, आप लोगों ने हुकूमत का टाइम पूरा कर लिया, हुकूमत चले गई। आपकी हुकूमत जाते ही हमें तोहफ़ा मिल गया पेट्रोल महंगा होने का, आज तोहफ़ा मिल गया यूटिलिटी स्टोर पे आटे पे सब्सिडी ख़त्म हो गई। अब आने वाले दिनों में और चीज़ें महंगी, बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट इजाफा, तो बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट इजाफा हो गया। तो क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो बेचारी उस कांस्टेबल की तरह है जिस जो 2-4 दिन से बड़ा वायरल हुआ है, या पाकिस्तानी अवाम को ज़िबा कर दिया जाए महंगाई के हाथों? देखिए, जहाँ तक महंगाई का तल्लुक है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, शेयर करता हूँ। मेरे भी ये जज्बात है कि अवाम में जो थोड़े बोझ है महंगाई का, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन जो बात आप करते हैं हमारी हुकूमत चली गई या ये केयरटेकर्स आ गए, अगर आप इसकी पीछे जाएंगे तो फिर मैं कहूँगा इसमें दो एलिमेंट है। एक एलिमेंट है जो महंगाई हो रही है, कुछ पॉलिसीज ऐसी पिछली जो इमरान खान की पीछे गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज अपनाई, ऐसे एग्रीमेंट किया यन्ना के साथ, सारे साइन किए या साइन करके उनको तोड़ा। तो वो एक ऐसी दास्तान है जिसको, और महंगाई भी होती रही, सब कुछ होता रहा। जब हमने आए तो हमने संभाला,
और जहाँ तबाही की तरफ जा रहे थे, कड़े की तरफ जा रहे थे, उसको कड़े में गिरने नहीं दिया मशहद को। और शहबाज साहब ने IMF का प्रोग्राम जिस तरह किया, जिस तरह उन्होंने कहा जी मुझे बहुत ज़्यादा एड़ियाँ रगड़नी पड़ी या मिन्नतें करनी पड़ी या किसी चीज़ियाँ करनी पड़ी, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ऐसी हैं जो इसका कौम को पता होना चाहिए। लेकिन अच्छा राना साहब, अब तो हुकूमत चली गई, अब तो निगरान हुकूमत है। मेरी पूरी बात सुन लेना। जी जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें होता है, वो होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो मिसमैनेजमेंट है या कंट्रोल नहीं है, जो मनमानी कीमतें बढ़ाते हैं लोग। एक तो वो है जो कीमत लग से कि किसी जो इंटरनेशनल मार्केट है या इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं या ऐसी एग्रीमेंट है कि ये IMF के साथ या दूसरे अदारों के साथ, उसकी वजह से बढ़ती हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई और हमारा डॉलर के साथ जो रुपये का डेप्रिसिएशन है वो आपके सामने है, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गई। लेकिन कुछ प्राइसेस ऐसी उसमें ऐड करते हैं ये जो लोकल लोग हैं, वो इंतज़ामिया जो है वो उसका जो कंट्रोल है वो नहीं। पहले इंतज़ामिया हरकत में आती थी और वो मैनेज करती थी, लड़ से 10 रुपये बढ़ने चाहिए 20 रुपये बढ़ा देते हैं। ये भी फैक्टर है। दूसरी रही बात कि जी आप केयर टेकर आ गए हैं ना, तो आप जो ये बात होती थी, इसका मतलब है कि जो इम्पैक्ट चला है उस वक्त 2018 के बाद की हुकूमत की वजह से वो आज भी असरअंदाज हो रहा है फैसलों पे। अच्छा राना साहब, आपकी गवर्नमेंट के 1.5 साल 4 स्कैंडल जिन पे इंक्वायरी शुरू हो गई है, ये 4 स्कैंडल आपकी हुकूमत के, तो ये क्या मामला हुआ? कौन से स्कैंडल है मुझे बताएं। एक उन्होंने कहा जी वो मुफ्त आटा जो है उस पर इंक्वायरी का हुक्म हो गया है। एक वो LC जो खोली जाती थी, अरबों डॉलर बैंकों ने उसमें कमाए हैं, एक उस पर आर्डर हो गया है। एक मोटरवेज के लिए जो ज़मीनें खरीदी गई हैं उसमें जो मामला तो एक उसका है, और चौथा यासर कौन सी थी? ये तीन के साथ साथ ये मजमूई सूरत हाल उन्होंने बनाई है। लेकिन उसमें बात ये हुई है कि मुफ्त आटा स्कीम के साथ आपने जो सब्सिडाइज करना चाहा है जितनी भी चीज़ों को, उसके अंदर खुर्द-बुर्द हुई है और पैसे लेने के शवाहिद मौजूद हैं। FIA में खुलेंगे चारों के चारों। देखिए ये हमारे टाइम पे सामने बात है इसी, लेकिन हमने तो एक फूल प्रूफ तरीके से विजिट भी होते रहे और उसको किया, कुछ मिसमैनेजमेंट हुई होगी, लेकिन उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इंक्वायरी होने दें। वो अगर किसी लोकल लेवल पे किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कुछ किया है तो उसका मुझे नहीं पता किया होगा, जो होता है लीकेज होती है। लेकिन ये एक अच्छा काम था, बेहतरीन काम था और लोगों को एक रिलीफ मिला, चाहे उसमें थोड़ी सी खुद हुई हो नीचे की लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे होती है, तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं मोटरवे की, वो पुरानी है, वो सक्कर की या किसी जगह पे हुए हैं, वो बंदे पकड़े भी गए DC ये वो। हमारे साथ कोई तरलग नहीं है इन चीज़ों का, जितनी साफ शफाफ ये 16 नहीं ये राना साहब ये जो डॉलर महंगा हुआ, LC खोलने के आड़ में जितने अरबों डॉलर कमाए गए, ये हम नहीं कह रहे। ये जो इंक्वायरी है वो आपके दौर की हो रही है कि उस दौर में हुआ, आपके दौर की नहीं। लेकिन वो करे ना जी, हमारे कौन से डॉलर, कौन सी LC खुली है जैसे डॉलर के बहुत कमाए गए, मुझे बताए ना, एक LC दिखा दे किस चीज की LC खोली गई है। और जो ये तो FIA बताएगा या इंक्वायरी करने वाले बताएंगे। राना साहब अगर इंक्वायरी हो रही है तो हम वेलकम करते हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। जिसको भी जहाँ कोई किसी को है कुछ ख्याल करे, लेकिन उसका भी तो जवाब देना। जो वीट के स्कैंडल हैं, PTI के जो दवाइयों के हैं, जो शुगर के पहले एक्सपोर्ट करते रहे फिर इम्पोर्ट करते रहे, यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग आपको नहीं पता था क्या होता है लाहौर में, तो पकड़ना चाहिए राना साहब। हम तो यही कह रहे हैं कि पकड़ना चाहिए। आपने मेडिसिन का हवाला दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जुर्म माफ हो जाता है। ये तो अब आपको आवाज उठानी चाहिए ना जी। ये जुर्म माफ करने वालों से पूछे ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके दौर में होती नहीं है। आपका सारा दिन तो ध्यान हमारी तरफ होता है, आप उधर भी थोड़ा ध्यान करें ना। हमें आपसे मोहब्बत इतनी, हम आपके अलावा किसी और तरफ देखते ही नहीं। साहब अपने दुबांग आदमी है, जरा उनकी तरफ या सोचो दे ना, फिर मैं मानूंगा दुबांग है जो माफ करते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपके दौर में होता रहा राणा साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके दौर में होती नहीं है, वजारतें आपके पास होती थी। नहीं आपको सब पता है।
तो राणा साहब, अब आप क्या समझते हैं, ये कुछ केसेस ये वाले खुल रहे हैं और उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमानत मनसूखी के लिए अप्लाई हो चुका है, दरखास्तें जमा हो चुकी हैं। आपकी हुकूमत जाते ही ये जो अब पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू होगा, अगर आपके ऊपर भी ये अजाब फिर से मुसल्लत हुआ तो क्या करेंगे? नहीं, देखें, हमें पता है जो बेलें हुई हैं वो झूठे केस थे, फॉल्स केस थे, मरियम बीबी थे और सनाउल्लाह के। उनमें किस तरह कोई अगर गया है वहाँ बेल कैंसिलेशन के लिए तो आपको पता चल जाएगा, आपको जजमेंट आ जाएगी कि ये बिल्कुल ठीक है और ऐसी कोई बात नहीं। हम तो हमेशा फेस किया है, कानून के एहतराम किया है, अदालतों का झूठे केसों में भी वहाँ पे अदब एहतराम से मियाँ नवाज शरीफ पेश होते रहे, अपने तमाम फैमिली के साथ इंक्वायरी में पेश होते रहे। ये रिवाज अब डाला है एक लीडर ने जो जिसका नाम इमरान खान है, मैंने पेश ही नहीं होना, मैंने जाना ही नहीं है, ना अदालतों में जाना है। अच्छा, अगर राना साहब अगर यासर एक इजाज़त दें, राना साहब, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एक दबंग जलसा हुआ जिसमें मरियम साहबा ने भी तकरीर फरमाई, मौलाना साहब ने भी फरमाई और बाकी लोगों ने भी किया, आप कहते हैं कि अदालतों का एहतराम आपने बहुत किया, फैसले माने हैं, तो फिर वो जलसा क्या था? जलसा सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह पे है, वहाँ जलसे होते हैं, इलेक्शन कमीशन वहाँ पे है। इन्होंने देखें, अब वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है वो पता नहीं 200, 300, 400 किलोमीटर दूर है कैपिटल से, तो ये उधर ले जाएं, यहाँ जलसे जुलूस हो। अगर आप इस्लामाबाद में पार्लियामेंट की टच में वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस होगा, बिल्डिंग होगी, तो नेचुरली वहाँ पे तो प्रोटेस्ट होते रहते हैं, करते रहते हैं, तो ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर इसी तरह अदालती फैसलों के ऊपर या चलते हुए फैसलों के ऊपर जलसों के अंदर तकारीर हों तो खैर मकदम करेंगे उसका? किस किस्म के तकरीरें हों? जिसके अंदर चलते आप ये कह दें कि आप 5 के टोले में शामिल हैं, आप दूसरे को दबाने वाले हैं, आप इस तरीके से फैसले करते हैं। अब वो अलकाबात मैं इधर टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के तो बोल नहीं सकता सर। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया जो है ना जी, उनको भी मेरा हाल अपने फैसलों पे जो हो चुके हैं उन पर गौर करना चाहिए। क्या वो इंसाफ की या सही इंटरप्रिटेशन की कसौटी से पूरे उतरते हैं? क्या मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेकर आज तक जो हिस्ट्री है, क्या भुट्टो के केस की जो उसको सजाए मौत हुई है, या कॉन्स्टिट्यूशन में 3 साल दे देने के और कह देना आप अमेंड भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के डिक्टेटर को? क्या 63A की इंटरप्रिटेशन री राइट नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन? तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने जो इस किस्म के फैसले हैं उन पर जरूर गौर करना चाहिए और भाई बुक जाना चाहिए जो। अच्छा, एक आखिरी सवाल राणा साहब, आप कहते हैं कि जी फरवरी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब भी इस तरह ही कहते हैं कि अगर ऊपर चला जाएगा तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को नहीं मान रही। वो ये कहती है कि हमें यकीन दहानी ये करवाई गई थी कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, हमें ये कहा गया था कि किसी नई नशस्त का इजाफा नहीं होगा, हमें ये भी कहा गया था कि नई हल्का बंदियां नहीं होंगी। तो उन्हें ये यकीन दहानी किसने करवाई अगर आप लोगों ने नहीं करवाई और आप पहले से ही मुतमईन? तो हमें नहीं पता किसने करवाई है, फिर खुल के बात करें। हमें तो ये पता है कि एक CCI की मीटिंग हुई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर थे, सारे स्टेक होल्डर थे, सारे जो भी लोग उसमें होते हैं वो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पे कंसेंसस से उसको नोटिफाई किया गया। अगर वो नोटिफाई हो गई तो उसके साथ इफ एंड बट्स नहीं लगते, फिर डिलिमिटेशन होनी है। फिर ये कहना कि जी हमें कहा गया था, हमें कहा गया था, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्लिगेशन। यानी आप लोगों को पहले से ही मालूम था कि इलेक्शन 90 दिनों में नहीं होने? नहीं, जब नोटिफाई हो गई सेंसस तो उस वक्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 90 दिन में हो जाए, क्योंकि ये प्रोसेस डिलिमिटेशन का तो होना ही था राना साहब। ये तो उसका आप जाएंगे। हाँ, मुझे ये जरूर है कि 4 महीने का जो शेड्यूल है वो मेरा ख्याल है जो ये टाइम फ्रेम है ये मुनासिब नहीं है। इस पर वो इलेक्शन में नजरसानी करनी चाहिए। ये 1.5-2 महीने में काम हो सकता है जो 4 महीने में इन्होंने किया। तो ये जरूर मैं कहूँगा कि इसको दोबारा रिव्यू करें और इलेक्शन शेड्यूल भी दे दें जो एक जानी कफियत है या एक थोड़ा सा दिनों में लोगों के शक को शुबात पाए जाते हैं, सही तबसरे हो रहे हैं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, सारे हर जगह पे आवाम में, वो जरूर दूर होना चाहिए और इससे
इंस्टेबिलिटी और बढ़ती है। इबहम को दूर करने के लिए वो इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाए ताकि इबहम दूर हो जाएंगे, गलत फहमियाँ नहीं रहेंगी और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। सियासी मंजरनामे में हमने बात की, आगाज़ किया था कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और उस पर फिर बात उतनी तफसीलन नहीं हो सकी। राना साहब क्या समझते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी, चेयरमैन PTI के बाद बागदौड़ उनके हाथ में थी, अब उनके बाद किसके हाथ में होगी, और इस गिरफ्तारी के मुहर्रिकात क्या देखते हैं कि क्या साइफ़र की तहकीकात? देखें, अगर तो उन्होंने साइफ़र में गिरफ़्तार किया है और वो तो किया तो साइफ़र में ही, साइफ़र तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होने दें। इन्वेस्टिगेशन होकर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ सामने आ जानी चाहिए। और जहाँ तक अगर आप ये कहें कि चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बाद, देखिए बहुत से लोग पकड़े गए हैं। पंजाब के सदर को भी पकड़ लिया, पंजाब KPK के ज़िम्मेदारान भी गिरफ़्तार हुए, सिंध से भी गिरफ़्तार हुए, पंजाब से भी गिरफ़्तार हुए, और भी बहुत से लोगों को गिरफ़्तार होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज बहुत सी बातें भी की वहाँ पे। उमर अयूब साहब हैं, अभी बहुत से लोग मौजूद हैं। आप आज अचंभे की बात की है कि उनसे प्रेसिडेंट जो हैं PTI पाकिस्तान के परवेज़ इलाही साहब, हालांकि उनके विचारों के आपके सामने है 11 22 एजुकेशन, उसके बाद दीगर काम, उसके बाद सबसे बड़ा काम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हवाले से जो हर जगह पे तख्तियाँ लगाएगी, दरूद शरीफ के लिए हर जगह पे किया गया, पाबंद किया गया। पंजाब असम्बली के अंदर अल्लाह ताला के नाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, फिर उसवा हसना पे एक पूरा सिस्टम किया गया, किताबें, उसमें लेक्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पकड़ें कि आप इससे ज़्यादा भी गिरफ़्तारियाँ हो जाएँ। क्या आप समझते हैं कि गिरफ़्तारियों से पार्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं? नहीं ख़त्म होती ना, पार्टियां कभी ख़त्म नहीं होती। गिरफ़्तारियों से पार्टियां ख़त्म नहीं होती। गिरफ़्तारियों से ये ज़रूर होता है कि आपको वक्ती तौर पर एक धचका लगता है, वक्ती तौर पर बहुत से परिंदे उड़ जाते हैं, वक्ती तौर पर सियासी परिंदों को कोई और आशियाना जो है उसको ढूंढने में ज़रा आसानी हो जाती है। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान के अंदर जो मैंने सियासत में देखा है, मियाँ नवाज शरीफ जिला वतन हो गए, मियाँ नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून रही। वो एक हकीकत है। पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगी, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बाइकाट किया, पीपल्स पार्टी की क़यादत जलावतन हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी रही। और इसी तरह अगर आप ये कहें कि तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तहरीक इंसाफ की सारे लोग गिरफ़्तार हो जाएंगे, आखिर तो रहा होना है ना, आखिर तो कोई चीज़ आनी है ना सामने। ये तो नहीं हो सकता कि सारे केस जो है वो इसी तरह होंगे। पहली बात तो ये है कि अगर इस साइफ़र का मामला है तो सबसे पहले आज़म खान को तो जेल गिरफ़्तार होना चाहिए। आज़म खान जो है वो बाहर क्यों है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? उन्हें तो वादा माफ गवाह के तौर पे देखा नहीं, वादा माफ गवाह जब कौमी राज का मामला हो तो फिर उसमें कोई वादा माफ गवाह नहीं होता। कौमी राज से आगे कोई चीज़ नहीं होती, कौमी राज से बढ़कर कोई चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये यासर साहब, इससे ना पार्टियाँ ख़त्म होती हैं ना पार्टियाँ ख़त्म होंगी। आपको ये देखना होगा कि अवाम की नब्ज़ क्या है, अवाम के अंदर वोट बैंक किसका है, अवाम जो है आज भी किसके साथ है। देखें, दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। एक, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, ये मानना पड़ेगा। दूसरा, महंगाई एक ऐसा बड़ा अंसर है जो सबसे बड़ी अपोजिशन है इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए जो साबका हुकूमत में थे, उन तमाम लोगों के लिए जो मौजूदा हुकूमत में हैं। ये अवाम की तरफ से वह जिसके घर में बिल जाता है, जिसको आटा महंगा मिलता है। देखिए, पहले आप कहते थे यूटिलिटी स्टोर पे जी फला चीज़ पे हमने रायत दे दी, अब यूटिलिटी स्टोर पे आपने आटे तक पे रायत ख़त्म कर दी है। लोग जो लाइनों में लगते थे बेचारे, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, धूप हो, सब में बेचारे लग के लेते थे। अब उनको वहाँ पर भी चीज़ सस्ती कोई नहीं मिलेगी, गली मोहल्ले में सस्ती चीज़ कोई नहीं मिलेगी, तो वो किसको कोसेंगे? वो कोसेंगे उसको, हुकूमत को। फिर वो सबसे बड़ा खिलाफ वोट होगा हुकूमत के खिलाफ। अच्छा राना साहब, ये बताइए, PTI के अंदरूनी तौर पे तोड़ फोड़ या एक दूसरे को इल्ज़ामात, गद्दार कहना, यहाँ तक बातें हुई हैं, वो कुछ लोगों को पॉइंट आउट भी किया गया चेयरमैन PTI के वकील की जानिब से। तो ये मुस्तकबिल का क्या बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किस तरीके से बोझ पड़ेगा? इसका आज शाह महमूद कुरैशी ने भी जवाब दे दिया। मेरा ख्याल है मेरे और आपके कहने से बेहतर उन्होंने जवाब दे दिया। शाह फरमान साहब आज सियासत से बिल्कुल, उन्होंने कहा जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ और मेरे ख़ानदान का भी कोई शख्स सियासत नहीं करेगा।
बहुत सी चीज़ें हैं जो हम टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते, ना हमें इजाज़त है, ना हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कौन से वक्त में किस सियासी जमात के अंदर से 4-4, 5-5 सियासी जमातें नहीं निकली जब उस सियासी जमात को तोड़ने की कोशिश की गई है? क्या पीपल्स पार्टी के अंदर से पीपल्स पार्टी पैट्रियाट नहीं निकली थी? क्या पीपल्स पार्टी के अंदर से शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो पीपल्स पार्टी नहीं निकली थी? क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर से मुस्लिम लीग काफ नहीं निकली थी? मुस्लिम लीग ज़िया नहीं निकली थी? क्या मुझे एक बात बता दें, बाकी जो यही सियासी जमातें थी ना, क्या इनके अंदर से सियासी जमातें नहीं निकली थी? क्या इनके अंदर से बहुत से लोगों को मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार नहीं की गई थी? क्या फैसल सालेह हयात से लेकर और दीगर लोग जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों में नहीं गए थे? तो क्या उससे सियासी जमातों का वजूद ख़त्म हो गया था? ये तो होता है यासर, ये तो तब हम कहें कि जब ये हमने माजी में ये ना देखा हो, या हम उस वक्त बात करें जब माजी में ये चीज़ें सामने ना आई हों। जब मुस्लिम लीग काफ से हाथ उठ गया तो मुझे एक बात बता दें, कितनी सीटें थी? कितनी सीटें थी आप मुझे ये बता दें, आपके सामने है ना। उस वक्त लाहौर से मोनस लाई साहब इलेक्शन हार गए थे, उस वक्त बहुत बहुत बड़े बुर्ज उल्ट गए थे। जब इक़्तिदार में थी मुस्लिम लीग नून, जब मुस्लिम लीग नून पे बुरा वक्त आया तो उसकी चंद सीटें रहीं, बाकी सीटें ख़त्म हो गई, लेकिन दोबारा फिर वो अरूज पे आ गए। इसी तरह अगर आप ये समझें कि तहरीक इंसाफ ख़त्म होगी, नहीं ख़त्म हुई। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ, ये सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती, और आज जो वक्त है वो वक्त बड़ा तब्दील है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, और आज मैं बिल्कुल हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उसको सियासत का हक़ नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान के दारों के ख़िलाफ़, वो अदारे जो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, वो अदारे जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, वो अदारे जहाँ से आइन की हिफाजत होती है, मैं उन तमाम अदारों की बात कर रहा हूँ जो उनके ख़िलाफ़ हैं, उनको नहीं होना चाहिए। उनको बिल्कुल आने वाले दिनों में कोई और गिरफ्तारियाँ भी देख रहे हैं? आपको मैं एक ख़बर देता, चलो देनी तो हमने कल थी, लेकिन आज एक बड़ी ख़बर देता चलो जाते जाते। बड़ी गिरफ्तारियाँ होनी हैं, और उन बड़ी गिरफ्तारियों में साबका हुकूमत के बहुत से लोग शामिल होंगे। बड़ी गिरफ्तारियाँ होनी हैं, और उन बड़ी गिरफ्तारियों में साबका हुकूमत के भी बहुत से लोग शामिल होंगे। केसेस पुराने ही होंगे? केसेस पुराने नहीं होंगे, नए केसेस होंगे, नई फाइलें खुलेंगी। किसने किस नौकरी के कितने पैसे लिए, किसने कहाँ पर क्या तकसीम किया, कौन कौन किस किस के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहा, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। ज़रा थोड़ा सा वक्त गुजरने दें, अभी तो हफ्ता भी गालबन पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम गुजरने दें। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद आपको नज़र आएगा कि कहाँ पे किसके साथ क्या क्या होने जा रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको खुलकर सामने आएंगी। और आपको ये भी बता दूँ, बहुत जल्द एक नया सियासी इत्तेहाद भी बनने वाला है। बहुत जल्द बहुत से सियासी मुखालिफिन जो हैं अब वो इकट्ठे होने वाले हैं। अब वो इलेक्शन लहदा लड़ेंगे, लेकिन किसी एक चीज़ पर वो मुत्तफिक होने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान के अंदर मजबूत माशी सूरत हाल के लिए मजबूत सियासी सूरत हाल को भी पैदा करें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और गिरफ्तारियों का सीज़न जो है वो हो सकता है अगले 2 से 3 दिन में तेज़ गिरफ्तारियों का सीज़न शुरू हो जाए। और अब ये गिरफ्तारियां सिर्फ किसी एक सियासी जमात से नहीं होंगी, और भी बहुत सी सियासी जमातों से होंगी। अच्छा, आप कहते हैं कि इत्तेहाद होगा, एक आखिरी सवाल है, इत्तेहाद होगा तो वो इत्तेहाद माजी करीब की जमातों में ही इत्तेहाद वाली सूरत हाल वाला होगा, या फिर हैरत ज़दा होगा? हैरत ज़दा इत्तेहाद होगा, और माजी करीब की जमातों में तो लड़ाई शुरू होगी। सब्र तो करें। माजी करीब में जो तो पीडीएम नहीं ना रही, पीडीएम तो ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म होगी ना। तो अब पीडीएम के बाद बहुत से गिले शिकवे, लड़ाइयाँ, झगड़े, लानोतान, ये सारा कुछ आपको ये नज़र आएगा। थोड़े दिन, ज़्यादा नहीं, थोड़े दिन ठहर जाए, थोड़े दिन बाकी हैं, और उसके बाद ये झगड़े मज़ीद वज़ा होने शुरू हो जाएंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का सियासी और माशी मंजरनामा क्या होगा? उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के इम्कानात रोशन हों, आवाम सुख का सांस ले सके, और कोई हौसला अफजा खबर हमें मौसूल हो सके जिससे हमें ये लगे कि मुस्तकबिल हमारा बहुत ज़्यादा तारीख नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।